हैं चाइल्ड साइकोलॉजी का चैप्टर 4, जिसमें लास्ट क्लास के बारे में जिसमें लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पर्सनैलिटी के बारे में। और हम बात कर रहे थे कि जो पर्सनैलिटी है यानी जो व्यक्तित्व है वो उसको मापना जो है वो संभव नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम व्यक्तित्व की कुछ गुणों का क्या कर सकते हैं, व्यक्तित्व के गुणों का मापन किया जा सकता है, यानी उनको क्या किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। तो उस मापन के आधार पर हमने कहा था कि हमारे पास क्या है, 3 विधियां हैं जिसके आधार पर हम मतलब जिसका इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, व्यक्ति के जो भी पर्सनैलिटी होती है उस पर्सनैलिटी के अंदर जो कुछ गुण होते हैं उन गुणों को हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो पहली विधि हमारी थी व्यक्तिनिष्ठ, दूसरी वस्तुनिष्ठ और तीसरी प्रक्षेपी। और आज हम इन विधियों के बारे में क्या करेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे व्यक्तिनिष्ठ विधि के बारे में। व्यक्तिनिष्ठ विधि, जैसे व्यक्ति से ही आपको समझ में आ रहा है कि ये पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के आधार पर जो है इसका मूल्यांकन होता है। ठीक है, मतलब जब आप क्या करते हैं, किसी व्यक्ति के गुणों का क्या कर रहे हैं, मापन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीकों के द्वारा आप कर सकते हैं, अलग अलग आपके पास क्या है, माध्यम है। मतलब इसमें भी क्या होते हैं, आपके पास विधियां होती हैं। ठीक है, और विधियां किसके द्वारा बनाई गई हैं, मतलब हर एक तरह का, जैसे आप कोई क्वेश्चन निकालते हैं मैथ्स में तो उसके लिए क्या है, आपके पास एक फॉर्मूला है, एक मेथड है, एक तरीका है। तो ऐसे ही जब साइकोलॉजी में भी क्या होते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, प्रयोग होते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, विधि, जिसका इस्तेमाल करके हम अलग अलग चीजों को क्या करते हैं, माप सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं। और ये विधियां किसके द्वारा दी गई हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने पहले इसका इस्तेमाल किया, उससे जो रिजल्ट प्राप्त हुआ वो क्या है, सीधा है, अच्छा है, सटीक है, सत्य है या नहीं है, ये सारी जांच होने के बाद आपको जो है इनके बारे में बताया पढ़ाया जाता है। तो व्यक्तिनिष्ठ विधि ये कहती है कि ये विधि क्या है, अंतरदर्शन सिद्धांत पर क्या करती है, निर्भर करती है। अंतरदर्शन सिद्धांत का मतलब है कि आप अपने अंदर के सिद्धांत के आधार पर, आपके अपने व्यक्तित्व के आधार पर, ठीक है, कि आप स्वयं कैसे हैं, आप क्या सोचते हैं, कि आपका व्यवहार दूसरों के प्रति या आपकी विचारधारा कैसी है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं आत्मदर्शन। अपने विचारों के आधार पर हम क्या कर रहे हैं, अपने ही व्यक्तित्व का निर्धारण कर रहे हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि व्यक्ति अपने स्वयं के बारे में क्या करता है, सूचनाएं प्रदान करता है। ठीक है, मतलब कि जैसे आप किसी व्यक्ति से क्या कर रहे हैं, उसके बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे नॉर्मली आप मिलते हैं, किसी से पहली बार मिले, ठीक है, तो जो भी व्यक्ति है, जो भी पर्सन है, वो अपने बारे में जितनी भी आपको क्या दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, जानकारी दे रहा है, वो स्वयं दे रहा है। ठीक है, अपने बारे में वो खुद बता रहा है। ठीक है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जानकारी है, क्या है, सूचना है। ठीक है, कि उसका नाम, उसका नेचर, धीरे धीरे बात करते हैं आपको उसके बारे में क्या है, बहुत सारी बातें जो है पता लग जाती हैं। कुछ उस व्यक्ति के द्वारा बताई हुई होती है, कुछ उसके वातावरण को देखकर आप समझ जाते हैं। तो व्यक्ति के द्वारा दी हुई जो सूचनाएं होती हैं, उन सूचनाओं के आधार पर उसके व्यक्तित्व संबंधी हम क्या निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, रिजल्ट निकालते हैं। कि जैसे आप किसी व्यक्ति से लगातार कांटेक्ट में रहते हैं, लगातार उससे बातचीत करते हैं, तो आपको एक समय के बाद ये पता लग जाता है कि ये व्यक्ति जो है वो किस प्रकार का व्यक्ति है, कैसा व्यवहार है इसका। तो उससे संबंधित क्या है, आपको जो व्यक्तित्व संबंधित जो भी निष्कर्ष है, मतलब जो रिजल्ट है, आप उसके बारे में क्या कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, उसके व्यक्तित्व के बारे में क्या कर सकते हैं, दूसरों को जानकारी दे सकते हैं। तो व्यक्तित्व का मूल्यांकन के लिए क्या है, ये विधि बहुत ही ज्यादा सरल है, क्योंकि व्यक्ति क्या कर रहा है, खुद अपने बारे में स्वयं जो है बता रहा है। तो आसान सी विधि है, आप कह सकते हैं। लेकिन इसमें आपको बहुत सारी क्या होती है, मिस गाइडेंस भी मिल सकती है। ठीक है, कि लोग व्यक्ति क्या कर रहा है, आपको वो मिस गाइड कर रहा है। ठीक है, मिस गाइड मतलब कि वो ऐसी बातें भी आपको बता सकता है अपने नेचर के विपरीत, की वो अपने बारे में बता रहा है। ठीक है, आप उसके बारे में नहीं जानते हैं, तो वो कुछ ऐसी बातें भी अपने व्यवहार में शामिल कर सकता है, या केवल दिखावे के लिए आपको दिखा सकता है जो उसके व्यक्तित्व में शामिल नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम व्यक्तित्व को क्या कहते हैं, कि ये क्या है, एक तरह की डुअल पर्सनैलिटी का हर एक व्यक्ति होता है, जिसके दो वास्तविक जो है पर्सनैलिटी होती है। एक वो जो व्यक्ति है वास्तव में, दूसरा वो होता है जब वो है नहीं लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, उन गुणों को दर्शा रहा है। तो इसके लिए आपके पास जो तरीके हैं, जो माध्यम है, कि किस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो पहली विधि होती है आपके पास आत्मकथा। ठीक है, आत्मकथा का मतलब आप समझते हैं कि आप अपने बारे में, ठीक है, या फिर आप अपने जीवन के बारे में क्या कर रहे हैं, बारे में बता रहे हैं। ठीक है, या फिर
किसी कहानी के माध्यम से आप क्या कर रहे हैं, अपने जीवन को दूसरों को सुना रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं आत्मकथा। तो जैसे आप आपने आत्मकथा बहुत सारे लोगों की पढ़ी होगी, बहुत सारी किताबें इस पर आपने देखी होंगी कि आत्मकथा के नाम पर जो है छपी होती हैं। तो जैसे कोई भी व्यक्ति है, कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है, कवि है, समाज सेवी है, नेता है, या फिर कोई एक्टर हो सकता है, तो उसके ऊपर क्या है, कोई किताब, उसके जीवन के ऊपर कोई किताब लिखी हुई हो, तो उसको भी हम क्या कह सकते हैं, आत्मकथा। ठीक है। तो ये इसलिए लिखी जाती है ताकि लोग इनको पढ़ें तो उनके जीवन के संघर्ष के बारे में लोगों को पता चले, उससे उनको प्रेरणा मिले कि जीवन सभी का सरल, मतलब कभी कभी लोगों को ये लगता है कि जिनके पास ज्यादा धन होता है, ज्यादा पैसा होता है, उनका जीवन बहुत ही आसान रहा होगा, या जो कुछ हम देखते हैं किसी व्यक्ति को, उससे के उस स्तर पर होने से पहले के जो उसने स्टेजेस पार किए हैं, जो स्ट्रगल उसने किया है, वो संघर्ष हमें नहीं पता होता। तो हम बड़ी आसानी से व्यक्ति को ये देख लेते हैं कि इसके पास तो बहुत कुछ है, पैसा है, सब कुछ है, क्या ही जीवन में मुश्किल होगा। तो उनकी कहानी को पढ़ने से हमें ये पता लगता है कि उन्होंने अपने जीवन में कैसी कैसी कठिनाइयों का सामना किया है, और उसके बाद उन्हें आज वो स्थान जो है प्राप्त हुआ है। तो व्यक्ति क्या है, अपने स्वयं के द्वारा क्या है, लिखी गई बातों को क्या कहते हैं हम, आत्मकथा। ठीक है। तो जो व्यक्ति क्या है, पढ़े लिखे होते हैं, वो आप अपने आप भी अपनी आत्मकथा को लिख सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति नहीं लिखना चाहते, या फिर उन्हें नहीं इंटरेस्ट है अपने जीवन के बारे में दूसरों को बताने का, या फिर दूसरा कोई व्यक्ति क्या है उनसे ज्यादा प्रभावित है और वो उनके जीवन के बारे में लोगों को बताना चाहता है, ठीक है, अवगत कराना चाहता है, तो वो भी उनकी आत्मकथा को क्या कर सकता है, लिख सकता है। ठीक है। तो आत्मकथा यानी आपके जीवन के बारे में मनोवैज्ञानिक का प्रयोग में लाई जाती है, कि मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं, इस विधि का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। किसके लिए, किसी भी व्यक्तित्व के अध्ययन के लिए, किसी व्यक्ति के व्यवहार के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं, तो हम आत्मकथा जो है वो हम उसकी सुन सकते हैं, कि उसके जीवन में जितनी भी घटनाएं हुई हैं, उसके जन्म लेने से लेकर उसके अभी तक की जितनी जो लाइफ की स्टेज है, जो भी अवस्था में है वो, तब तक जीवन में उसने जितनी भी चीजों को देखा है, ठीक है, जो भी घटनाएं हुई हैं, उसका संपूर्ण आप कह सकते हैं कि क्या है, उसके बारे में जानकारी देना। तो व्यक्ति अपने जीवन की विभिन्न लक्ष्यों को, प्राप्ति, इच्छाओं और अनुभवों, समस्याओं, रुचियों की, जब उसका जन्म हुआ तब उसके पास क्या क्या चीजें थी, ठीक है, कैसी इच्छाएं थी उसकी, क्या उसने जीवन में प्राप्त किया है, किस प्रकार की समस्याएं उसे आई, किन किन चीजों में उसकी अपनी रुचि थी, ठीक है, किन चीजों को वो पसंद नहीं करता था, उसके अपने अनुभव लोगों के साथ, उसके परिवार के साथ, उसके मित्रों के साथ। तो स्वयं वो व्यक्ति क्या कर रहा है, भूतकाल और वर्तमान के बारे में अपनी जानकारी दे रहा है। तो इसके आधार पर उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन हम क्या कर सकते हैं, मतलब इससे हम पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति जो है उसके जीवन में, उसके व्यक्तित्व का, उसके द्वारा किए गए व्यवहार का लोगों के आसपास, उसके वातावरण पर क्या प्रभाव रहा होगा। ठीक है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन कर सकते हैं कि व्यक्ति अच्छा था, बुरा था, या कैसा था, या कौन से नियमों का पालन करता था। ठीक है। तो किस प्रकार से, जैसे कुछ अच्छे व्यक्ति भी होते हैं, कुछ बुरे व्यक्ति भी होते हैं, लेकिन कुछ हर व्यक्ति के अंदर बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, कुछ गुण होते हैं। तो ऐसा नहीं कि बुरा व्यक्ति केवल बुरा ही होता है, उसके अंदर भी कुछ अच्छे गुण विद्यमान होते हैं। ठीक है। तो उस आधार पर हम क्या कर सकते हैं, और सभी अच्छे लोग अच्छे हों ये भी जरूरी नहीं, उनके अंदर भी हो सकते हैं कुछ बुरे गुण जो है विद्यमान हो। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व का क्या किया जा सकता है, मूल्यांकन। आपके पास आत्मकथा दो प्रकार की होती है, एक तो होती है नियंत्रित, जो कैसी होगी, सीमित होगी। दूसरी होती है स्वतंत्र। ठीक है। नियंत्रित में सलाहकार जो जानना चाहता है वह उसकी, और बालक उसको पूर्ण करता है। मतलब नियंत्रित में आप कह सकते हैं कि हम इसमें क्या है, पहले से अपना एक आप कह सकते हैं कि हम क्या लेकर आए हैं, पहले से अपना एक एम लेकर आए हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। ठीक है। कि हम आपके जीवन के बारे में जो है ये जानना चाहते हैं, या फिर इस अध्याय को जानना चाहते हैं, या फिर वो फेज जानना चाहते हैं जहाँ पर व्यक्ति ने स्ट्रगल किया। तो उसमें हम क्या करते हैं, उतनी ही सीमित जानकारी जो है आपको वो व्यक्ति देगा। लेकिन स्वतंत्र क्या होता है कि जब आप पूरे जीवन के बारे में क्या करें, संपूर्ण बातों को जान रहे हो, कि कैसे शुरुआत हुई, कैसे सब कुछ हुआ है, ये सारी बातें, तो उसको हम कहते हैं स्वतंत्र, जहां पर कोई भी सीमा नहीं है कि पर्टिकुलर किसी एक चीज के बारे में ही आपको बताना है। तो दूसरी प्रकार में बालक जो चाहता है वह अपने आप क्या कर सकता है, लिख सकता है, अपने आधार पर जो है वो चीजों को क्या कर सकता है, फ्रेम कर सकता है। इसे आत्मकथा कहते हैं। दूसरा मेथड होता है हमारे पास व्यक्तिगत विधि के अंतर्गत ही क्या, व्यक्ति इतिहास। ठीक है। व्यक्ति इतिहास मतलब व्यक्ति के जीवन में जितनी भी घटनाएं हुई हैं आज तक, उन घटनाओं से संबंधित क्या करना, जानकारी यानी कि इंफॉर्मेशन को एकत्रित करना। ठीक है। और इन विधियों का
ठीक है। इन विधियों का इस्तेमाल कौन करता है? तो आपको लगता है कि जैसे ये हम पढ़ रहे हैं, हमारे लिए हमारे जीवन में इनका कोई इस्तेमाल नहीं है, तो देखिए जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं, वो इन विधियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। किस चीज के लिए? अध्ययन करने के लिए, किसी जीवन के बारे में जानने के लिए, किसी संस्कृति के बारे में अगर आप पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी में रिसर्च कर रहे हैं, तो आप इन विधियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा है कि जो मनोवैज्ञानिक हैं, जैसे जो चिकित्सक होते हैं, ठीक है, कि डॉक्टर आप कहते हैं, जो मस्तिष्क के डॉक्टर होते हैं, ठीक है, जो क्या होता है कि आजकल आपने देखा है कि हर व्यक्ति को स्ट्रेस बहुत है, हर व्यक्ति परेशान है, अकेला है। तो उनकी परेशानियों को, उनके अकेलेपन के कारण को जानने के लिए क्या किया जाता है? इन विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। और बहुत सारे क्या होते हैं, मानसिक रोगी हैं। ठीक है। तो मानसिक रोग, ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति पागल ही होता है, बहुत सारे मानसिक रोग आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो जैसे कोई व्यक्ति किसी अन्य प्रकार के मानसिक रोग से परेशान है, या कोई व्यक्ति पहले सामान्य था, अब वो भयभीत रहने लगा है, डरा हुआ, तो उसके पीछे जो भी कारण है, उस कारण का पता लगाने के लिए हम इन विधियों का क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे हम क्या कर पाते हैं? व्यक्ति की जो भी मानसिक जो समस्याएं हैं, जो उनके भ्रम होते हैं, उनको दूर करने का जो है प्रयास किया जाता है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में आप कह सकते हैं कि बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा आजकल के समय में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है। आप अपने मन को शांत रखने के लिए भी, ठीक है, कि आपके अंदर जैसे बहुत सारे आपके विचार हो सकते हैं, कोई भूतकाल की कोई बात आपको परेशान कर रही हो, या कोई ऐसी चीज या घटना हो गई है जो आपके दिमाग से नहीं निकल रही है, तो ऐसी समस्याओं को भी हम क्या कर सकते हैं? इन विधियों के द्वारा ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं? ऐसी विधियों का इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली आप कह सकते हैं साइकोलॉजिस्ट और मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा। तो हम क्या करते हैं? व्यक्ति इतिहास में किसी भी व्यक्ति की जो भी उसके जीवन में पहले हुई हुई घटनाएं हैं, इतिहास किसे कहते हैं? जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं उसको हम इतिहास, तो उसके विभिन्न पक्षों से संबंधित जानकारी को एकत्रित करना, कि कोई भी घटना कब हुई, कैसे हुई। ठीक है। ये सारी बातें जो है, जैसे आपने देखा है मूवीज में कि जो आपने देखा है डॉक्टर्स हैं, या फिर कोई व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, किसी भी व्यक्ति की सारी जानकारी, इंफॉर्मेशन को एकत्रित कर रहा है, तो उसके पक्षों से संबंधित जो भी जानकारी है उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। इस विधि का इस्तेमाल आप ये कहेंगे कि हम किसके लिए? जो साइकोलॉजिस्ट है, चिकित्सक है, मानसिक रोगी हैं, उनके लिए तो किया ही जाता है, लेकिन इस विधि का प्रयोग आप ये देखेंगे कि पिछड़े अपराधी बालकों के व्यक्तित्व के अध्ययन के लिए भी किया जाता है। कि अगर कोई बच्चा है, कि उस बच्चे ने ऐसा कोई काम कर दिया है जो अमानवीय है, ठीक है, या फिर परिस्थिति ऐसी थी कि बच्चे के द्वारा ऐसा कदम कोई उठाया गया, या फिर बच्चा जो है गलत परिस्थितियों में आ गया और वो गलत तरीके के चीजों में पड़ गया, और उसकी जो प्रवृत्ति है वो अपराधी हो गई है, तो उसके जीवन में जितनी भी घटनाएं घटित हुई, कि किस कारण से, किस घटना ने जो है उसको इतना प्रभावित किया कि इस प्रकार की समस्या जो है उत्पन्न हो गई, तो उसका अध्ययन करने के लिए, ताकि हम उसकी समस्याओं को समझकर, उसकी परिस्थितियों को समझकर उसके लिए उचित निर्णय ले पाए, उसको उन परिस्थितियों से निकाल पाए, उसको एक सही मानसिक संतुलन जो है दे पाए, और जीवन में उसके आगे बढ़ने के जो भी रास्ते हैं उनको उपलब्ध करा पाए, ताकि वो भी विकसित हो, विकास हो उसका। तो इस विधि के में व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूरा इतिहास देखा जाता है, कि उसकी जीवन में जो जो घटनाएं हुई हैं किस वजह से हुई है, और इसमें व्यक्ति के परिवार, सामाजिक संबंध, रुचि, दृष्टिकोण, शारीरिक और मानसिक योग्यताओं के बारे में तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है। मतलब सारी जानकारी जो है आपकी, आपके जीवन से संबंधित, ठीक है, कि आप किस परिवार से संबंध रखते हैं, ठीक है, कैसे आपके परिवार का वातावरण था, किस प्रकार के लोगों का व्यवहार आपके प्रति था, आपके माता पिता का व्यवहार आपके प्रति कैसा था, आपके सामाजिक संबंध के बारे में, मतलब सोशल जो आप एक्टिविटीज में लीन रहते थे, कि आप समाज में लोगों से, किस प्रकार के लोगों से आप मिलते रहते थे, किस प्रकार के मित्र आपके थे, किस तरह की चीज में आपकी रुचियां थी, ठीक है, कि आपका इंटरेस्ट क्या था, और आपके अपने दृष्टिकोण, किसी भी चीज को लेकर आपके विचार कैसे थे, इन सभी बातों को हम क्या करते हैं? ध्यान में रखकर उस सारी जानकारी को एकत्रित करते हैं, ताकि हमें सही निर्णय जो है प्राप्त हो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का। इन सभी का विश्लेषण करने के बाद किसी व्यक्ति, किसी समझ की गहराई तक जाना, मतलब उस बात की पूरी तह तक जाना कि वास्तव में क्या घटनाएं घटित हुई थी। मानसिक और शारीरिक रोगों को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं? इस प्रकार की विधि का इस्तेमाल करते हैं। इस विधि का दोष, मतलब
कमी या आपको देखने को मिल सकता है कि ड्रॉबैक। हर एक चीज की जैसे कोई ना कोई विशेषता होती है, उसमें कोई ना कोई कमी आपको देखने को मिल सकती है। तो इन विधियों की कमी आपको देखने को क्यों क्या मिल सकती है, तो जैसे हम व्यक्ति के इतिहास की बात कर रहे हैं, और इतिहास कहाँ से प्राप्त होगा, जब आप उस व्यक्ति से संबंधित लोगों से बात करेंगे, उसके बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे, तो हो सकता है कि वो लोग जो उससे बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, उसकी बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, या उस बहुत ज्यादा क्लोज है उसके, जैसे उसके माता पिता, मित्र, या अन्य कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है, तो वो आपको क्या कर सके, झूठी इंफॉर्मेशन दे, या फिर वो बातें ना बताए जो जरूरी थी, आपको ऊपरी ऊपरी बातें बता दे। तो ये इसका क्या हो सकता है, ड्रॉबैक हो सकता है। ठीक है। तीसरी विधि आपके पास है कि इस विधि में दोष ये होता है कि माता पिता जो है वो क्या कर लेते हैं, वास्तविक जानकारी को छुपा लेते हैं, ताकि उनके बच्चे को से संबंधित जो बातें हैं वो दूसरे लोगों को पता ना लगे, समाज को पता ना लगे, समाज में उसकी हंसाई ना हो। ऐसी बातें मन के विचारों में माता पिता के आती रहती हैं, मित्रों के आती रहती हैं, या कोई अन्य व्यक्ति जो आपसे बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है, जो नहीं चाहता कि पता लगे, वो आपसे ऐसी बातें छुपा सकता है। दूसरा ये है कि इसका ड्रॉबैक कि इसमें समय और मेहनत दोनों ही अधिक लगती है, कि आपको हर व्यक्ति से क्या करना पड़ेगा, पर्सनली जाकर मिलना पड़ेगा। ठीक है, उनसे उस प्रकार के जो है इम्पोर्टेंट, या आप कह सकते हैं कि ऐसे प्रश्न पूछने होंगे कि सही जानकारी आपको प्राप्त हो, तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इस विधि में विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, मतलब कि जब आप ऐसी विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन को एकत्रित करने के लिए, जानकारी को एकत्रित करने के लिए, तो आपको क्या चाहिए, इसके लिए स्पेशल एक ट्रेनिंग आपके पास हो, मतलब पहले आपने सीखा हो कि कैसे आप व्यक्ति से मिलेंगे, कैसे आप क्या करेंगे, ऐसे पूछेंगे जिससे आपको सीधी और सटीक जानकारी मिले, जो आपके जो भी समस्या है, या जो भी आप सूचना चाहते हैं, केवल वही सूचना आपको प्राप्त हो। क्योंकि अनावश्यक सूचना के बारे में कुछ भी जानकर वो आपके लिए लाभकारी नहीं है। फिर इस विधि के द्वारा एकत्रित की गई सूचनाएं झूठी भी हो सकती हैं, कि व्यक्ति आपको क्या कर रहा है, मिसगाइड कर रहा है, वो आपको गलत बातें बता रहा है। ठीक है, तो इससे आपकी सारी मेहनत, आपका सारा समय क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तीसरी विधि होती है कौन सी विधि, साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि आप इसे कह सकते हैं कि एक ऐसी विधि होती है जैसे जिसमें आप कह सकते हैं कि जब हम क्या कर रहे हैं, दो व्यक्ति कैसे हो, आमने सामने बैठे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, साक्षात्कार। ठीक है, आमने सामने यानी जैसे दो व्यक्ति आपस में बैठकर क्या करते हैं, बातें करते हैं, तो उसे आप कह सकते हैं साक्षात्कार कर रहे हैं, कि एक दूसरे की जो इन्फॉर्मेशन है उसको वो क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। एक व्यक्ति पूछ रहा है और दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, उसका उत्तर दे रहा है। तो आमने सामने बैठकर जो भी आपने देखा है कि लोग वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, उससे जो भी जानकारी आपको मिलती है, वो कैसी होती है, वो साक्षात्कार के आधार पर होती है। इसे आप इंटरव्यू का नाम भी दे सकते हैं, जिसमें एक व्यक्ति क्या कर रहा है, आपसे पूछ रहा है प्रश्न, दूसरा व्यक्ति क्या करता है, उत्तर देता है। तो ये एक इंटरव्यू के समान भी आप कह सकते हैं। ठीक है, कई प्रकार का हो सकता है, जैसे सामान्य वार्तालाप, आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, जैसे आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, बस में ट्रैवल करता है, कोई व्यक्ति आपको जान पहचान का मिल जाए, या कोई नॉर्मल वैसे ही व्यक्ति मिल जाए जो आपके बारे में जनरल सी बातें पूछने लग जाए, तो उसको भी हम साक्षात्कार ही कहते हैं। लेकिन वो कैसा होता है, वो पर्पजहीन होता है, उसका हमारे लिए कोई भी उद्देश्य नहीं होता, वो एक स्वाभाविक, या आप कह सकते हैं कि सामान्य जो है साक्षात्कार कहलाता है। लेकिन जब हम किसी उद्देश्य के आधार पर किसी व्यक्ति से ऐसे प्रश्नों के आधार पर क्या करते हैं, उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो कैसा होता है, वो हमारा उद्देश्य पूर्ण करने के लिए होता है, किसी एक निश्चित परिणाम पर पहुंचने के लिए होता है, निष्कर्ष पर जाने के लिए होता है। तो दो व्यक्तियों के आमने सामने होने वाली जो बातचीत है, उसको हम क्या कहते हैं, साक्षात्कार कहते हैं। इसमें साक्षात्कार करता मतलब जो व्यक्ति क्या कर रहा है, आपसे प्रश्न पूछ रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, साक्षात्कार करता कहेंगे। एवं व्यक्ति सामने आमने सामने बैठकर पारस्परिक क्या करते हैं, वार्तालाप करते हैं। वार्तालाप के द्वारा व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक योग्यताओं से संबंधित प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कि आपकी फिजिकल चीजों की रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आपकी मानसिक समस्याओं से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो व्यक्ति के उन उत्तरों पर के आधार पर हम उसके व्यक्तित्व का क्या लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं। तो जैसे आप सामने बैठकर किसी से बात करते हैं, तो जो सामने प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति है, वो आपके आसपास के वातावरण को, आपके फेशियल जो एक्सप्रेशन होते हैं, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, उसको देखकर ये पता लगा सकता है कि आप किस प्रकार से जो है प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, किस प्रकार से क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं। तो साक्षात्कार विधि स्वरूप को हमने दो भागों में बांटा है। ठीक है, कि पहला क्या होता है, संरचनात्मक साक्षात्कार, जिसमें निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रखकर हम क्या करते हैं, प्रश्नों की पहले से आप क्या कर लेते हैं,
कि अग्रिम रूप से प्रश्नों की कोई सूची तैयार नहीं की जाती। कि हमने क्या किया है, हमने कोई पहले से उद्देश्य निर्धारित नहीं किया है, ना ही उस उद्देश्य के निर्धारित किए बिना हमने क्या किया, कोई प्रश्न चुने। हम जनरली क्या कर रहे हैं, सामान्य रूप से प्रश्न पूछ रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, ये पहला संरचनात्मक तरीका है साक्षात करने का। ठीक है, फिर इसी में एक स्वतंत्र रूप से पारस्परिक वार्तालाप करना, कि जिसमें आपके पास क्या है कि भाई कोई उद्देश्य नहीं है बातचीत करने का, सामान्य तरीके से आपकी बातचीत हो रही है, नॉर्मल जर्नल जो आप पहले आप डिसाइड नहीं करके आए कि इसी प्रकार के प्रश्न को पूछूंगा, यही पर्टिकुलर जानकारी आपको उस व्यक्ति से चाहिए, तो आप कहेंगे ये कैसा है, स्वतंत्र वार्तालाप कहलाएगा। फिर आमने सामने होने वाली बातचीत उस व्यक्ति की रुचि, इच्छाओं और आशाओं का पता लगता है, कि जो भी आप क्या कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, उस वार्तालाप से आपको ये पता लगता है कि सामने जो व्यक्ति है उसकी रुचि क्या है, इंटरेस्ट क्या है, उसकी इच्छाएं क्या है, और उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है जीवन से या फिर अन्य। तो दूसरा ये है कि आपके पास एक साक्षात्कार ऐसा है जिसमें आपके पास एक उद्देश्य है पहले से ही, उससे संबंधित आपने क्या किया, पहले से ही कुछ प्रश्न बना लिए कि मुझे व्यक्ति से यही सब पूछना है, ताकि मुझे वही जानकारी मिले जो मेरे लिए आवश्यक है, अन आवश्यक जानकारी जो है आप प्राप्त नहीं करना चाहते। ठीक है, तो उसके लिए अलग साक्षात्कार किया जाता है। फिर है एक और विधि जिसे हम कहते हैं प्रश्नावली विधि। इस विधि में प्रश्नों की एक सूची तैयार की जाती है, कि हम क्या कर लेते हैं, एक लिस्ट आप जो है वो बना लेते हैं, और इस लिस्ट में आप क्या करेंगे भी, बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपने क्या कर लिए, पहले से ही नोट कर लिए। ठीक है, और उनका उत्तर आप क्या करेंगे, सामने वाले व्यक्ति से प्राप्त करेंगे, लेकिन केवल हाँ में और ना में। ठीक है, तो उसको डिस्क्राइब करने का अवसर नहीं, जैसे कोई एक लाइन आपने बोली, ठीक है, कि क्या आपको ये पसंद है या नहीं, हाँ या ना, तो हाँ या ना में ही उत्तर दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार के विकल्पों के साथ, तो इस सूची में व्यक्ति में क्या किया जाता है, व्यक्तियों को एक साथ, बहुत सारे लोगों को हम क्या करते हैं, प्रश्नों की सूची को बांट दिया जाता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं जैसे आप किसी एक जन समूह में गए हो, आपके सामने क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल बैठे हैं, बहुत सारे लोग एक समूह में आपके पास हैं। ठीक है, तो वहां पर आप गए, वहां पर जितने भी लोग थे उन सभी को आपने क्या कर दिया, सवालों की जो सूची है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उनको बांट दिया। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद व्यक्ति ने अपने आधार पर प्रश्नों को पढ़ा और उत्तर दे दिया, तो इस आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन कर सकते हैं। लेकिन ऐसी विधि का इस्तेमाल, ठीक है, जैसे हम क्वेश्चनिंग मेथड की बात कर रहे हैं, तो इस प्रकार की जो क्वेश्चनिंग मेथड है, इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, इसका इस्तेमाल हम किसी व्यक्ति की चिकित्सा के लिए नहीं कर सकते। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, हम सर्वे के लिए करते हैं, कि आप क्या कर रहे हैं, सर्वे। सर्वे का मतलब क्या होता है, सर्वे मतलब कि जब आप क्या कर रहे हैं, किसी एक विशेष चीज के बारे में बहुत सारे लोगों के विचार जानना चाहते हैं। ठीक है, जो जैसे कंपनी करती हैं, ठीक है, कि कोई प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किया, उस प्रोडक्ट से संबंधित बातें वो आपसे पूछ रही हैं, ताकि उन्हें ये पता लगे कि आपको होने वाली समस्याएं क्या हैं, उस प्रोडक्ट से होने वाले लाभ क्या हैं, आपकी डिमांड कैसी है। ठीक है, इस प्रकार से सर्वे आप कह सकते हैं कि आपका जो देश है, आपका जो समुदाय है, कम्युनिटी है, उसके द्वारा किया जा सकता है, कि किसी विशेष मत को लेकर, किसी विशेष कानून को लेकर, किसी विशेष बात को लेकर आपके क्या विचार है। तो ऐसे सर्वे आपको देखने को मिलते हैं, तो उसमें व्यक्ति को केवल हाँ या ना में उत्तर देना होता है, और कभी कभी क्या होता है, वहां पर उत्तर देने के लिए निशान लगाना होता है, कि अगर आप हाँ बोलना चाहते हैं तो टिक करें, नहीं बोलना चाहते हैं तो गलत का निशान लगा दें। तो उन उत्तरों के विश्लेषण के बाद व्यक्ति का हम क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी एक व्यक्ति के बारे में, जैसे कोई राजनेता हो सकता है, ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत प्रसिद्ध है, जिसके बारे में हर व्यक्ति जानता हो, ठीक है, उसके व्यक्तित्व का हम क्या कर पाएंगे, मूल्यांकन कर पाएंगे। तो इस प्रकार की जो प्रश्नावली है, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रश्नावली विधि कहते हैं। इस विधि में कम समय में अधिक लोगों से हम क्या कर सकते हैं, रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, और इससे हम क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। ठीक है, तुलना क्या कर सकते हैं, तो ये तुलना उस व्यक्ति की कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए दो पॉलिटिक्स पार्टी हैं, ठीक है, किसी एक नेता की तुलना आप दूसरे नेता से कर रहे हैं, किसी एक प्रोडक्ट की तुलना आप दूसरे प्रोडक्ट से कर रहे हैं। ठीक है, या फिर आप क्या कर रहे हैं, जैसे एजुकेशन के सेक्टर में आप लड़के और लड़कियों के अध्ययन का तुलना करना चाहते हैं, कि लड़के जो है कितने प्रतिशत पढ़ाई में हिस्सा ले रहे हैं, लड़कियां कितने प्रतिशत ले रहे हैं, इस प्रकार की
सर्वे जो है आप क्या है इससे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपने 4 विधियों को देखा। अगली विधि है हमारे पास जिसे हम कहते हैं कौन सी विधि, वस्तुनिष्ठ विधि। वस्तुनिष्ठ विधि मतलब ये किस पर आधारित है, ये वस्तु पर आधारित होगी, चीजों पर आधारित होगी। तो इस विधि में व्यक्ति के उत्तर पर विश्वास नहीं किया जाता। ठीक है, कि जो व्यक्ति बता रहे हैं हम उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे उसके आसपास के वातावरण को जाकर ऑब्जर्व करेंगे। तो यह व्यक्ति बाहरी जो भी तत्व है उस पर आधारित होता है। और ये विधि अधिक अवैज्ञानिक होती है। ये विधि कैसी होती है, वैज्ञानिक होती है और विश्वसनीय होती है। कि जब आप किसी व्यक्ति से क्या करेंगे उसके बारे में पूछेंगे तो नॉर्मल सामान्य सी बात है कि हर व्यक्ति अपने को आपको अच्छा ही बताएगा। लेकिन वस्तुनिष्ठ विधि में हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति है उस व्यक्ति को आप क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑब्जर्व का मतलब होता है कि हम क्या कर रहे हैं, उसे दूर से देख रहे हैं। ठीक है, और दूर से देखकर उसका क्या कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं किसकी, उसके व्यवहार की। हर एक स्थान पर हर एक परिस्थिति में आप क्या कर सकते हैं, उन सब चीजों को देख सकते हैं। तो उसके व्यवहार से, उसके आसपास के वातावरण से हम ये पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति जो है वो कैसा व्यवहार कर रहा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है। तो ये जो विधि है वो ज्यादा कैसी है, वैज्ञानिक है, मतलब विज्ञान के आधार पर भी ठीक है और विश्वसनीय है। कि आप इस मेथड पर क्या कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं कि इससे मिलने वाला जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, वो आपके लिए क्या होगा, ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो जो विधि आत्मनिष्ठता से रहित है उसे वस्तुनिष्ठ कहते हैं। मतलब जिसमें हम आत्म मतलब व्यक्ति के ऊपर बताई हुई बातों को हम प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं, ठीक है, उसको हम वस्तुनिष्ठ कहते हैं। तो इस विधि के अंतर्गत ये देखा गया है कि व्यक्ति जीवन में वास्तविक परिस्थितियों के प्रति उसका जो व्यवहार है उसका हम क्या करते हैं, आकलन करते हैं, उसका मूल्यांकन करता है कि व्यक्ति अपने घर में, अपने घर के लोगों के साथ, परिवार के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। ठीक है, व्यक्ति अपने मित्रों के साथ कैसे, किस प्रकार से रहता है, व्यक्ति अपने कार्यस्थल पर कैसा रहता है, वो कहाँ कहाँ जा रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इससे हमें उसके व्यवहार के बारे में पता लगता है। ठीक है, अब इस विधि का भी इस्तेमाल करने के लिए आपके पास क्या है, कई मेथड है। कि वस्तुनिष्ठ विधि अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहला तरीका है कि आप कौन सी विधि अपनाएं, निरीक्षण विधि अपनाएं। ठीक है, निरीक्षण मतलब किसी चीज की जांच करना। इस विधि के दौरान हम क्या करते हैं, व्यक्ति के अंदर जो विश्वास नहीं किया जाता, मतलब व्यक्ति के ऊपर हम क्या नहीं कर रहे, ट्रस्ट नहीं कर रहे, उसकी बताई हुई बातों को आप नहीं मान रहे। और यह व्यक्ति की बाहरी व्यवहार पर क्या होती है, आधारित होती है। कि मतलब जो भी व्यक्ति है वो अपने आसपास के वातावरण के साथ, हर एक चीज के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, ठीक है, तो उस पर आधारित है। और ये कैसी है, वैज्ञानिक है, विश्वसनीय है। और इस विधि में हम व्यक्ति के अंदर जो बातें हैं उस पर विश्वास नहीं करते, उसके बाहरी वातावरण को देखकर हम उसके व्यक्तित्व का आकलन करते हैं। और ये परिस्थितियों के आधार पर भी आधारित होती है। ठीक है, ये मतलब कि कोई ऐसी सिचुएशन है जब उस व्यक्ति का कोई विशेष व्यवहार आपको देखने को मिल रहा है, कोई ऐसी परिस्थिति है जब किसी व्यक्ति का कोई गुण आपको देखने को मिल रहा है। तो इस विधि में अंदर भी बहुत सारी विधियां शामिल हैं। ठीक है, सबसे पहले आती है इसके अंदर नियंत्रण निरीक्षण विधि। ठीक है, जिसे आप कह सकते हैं कि कंट्रोल, हम क्या कर रहे हैं, इसको नियंत्रित कर रहे हैं, आप इसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंट्रोल्ड एनालिसिस आप इससे बोल सकते हैं, निरीक्षण। इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, निरीक्षण। कि जब आप क्या कर रहे हैं, जब आप किसी व्यक्ति का क्या कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कर रहे हैं, आप जांच कर रहे हैं। तो आप पहले उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, पहले ही आपने उसे बता दिया। ठीक है, जैसे आपने कह दिया कि भाई अब मेरी नजर आप पर रहेगी कि आप क्या कर रहे हैं, मैं सब चीजों को नोटिस करूंगा। या फिर आपने बता दिया व्यक्ति को कि मैं तुम्हारे व्यवहार का क्या कर रहा हूँ, अध्ययन कर रहा हूँ। तो उसमें आपने पहले ही उसको क्या दे दी, जानकारी दे दी। तो व्यक्ति जो है वो क्या कर सकता है, वो दिखावा कर सकता है कि जैसा वो है नहीं, लेकिन वो अच्छा दिखने की आपके सामने क्या कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है। जैसा व्यक्ति तो है नहीं, वो आपको मिसगाइड कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम नियंत्रित कहते हैं। कि हमने पहले ही क्या कर दिया, व्यक्ति को बता दिया। ठीक है, व्यक्ति को मालूम है कि आप उसे क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा दोष यही है कि व्यक्ति अपने व्यवहार को क्या कर सकता है, व्यक्ति अपने व्यवहार के अंदर बदलाव लेकर आ सकता है। ठीक है, उस समय के लिए जब आप उसे नोटिस कर रहे हैं, अन्यथा वो अपना व्यवहार अलग रखता है। ठीक है, तो जिससे हम व्यक्ति का सही अनुमान नहीं लगा सकते, उसके व्यवहार के बारे में सही जो बातें हैं उसको नहीं जान पाएंगे। दूसरी होती है अनियंत्रित। अनियंत्रित में कि इसका अपोजिट, आपने इसमें क्या किया, व्यक्ति को नहीं बताया
और आप क्या कर रहे हैं, चुपचाप जाकर उसका निरीक्षण कर रहे हैं बिना बताए, ठीक है, कि ये कैसा है, अनकंट्रोल्ड। अनकंट्रोल्ड यानी अनियंत्रित। और इसमें हम क्या करते हैं, व्यक्ति को नहीं पता होता कि आप उस पर क्या कर रहे हैं, नजर रख रहे हैं, या उसके व्यवहार का क्या कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, उसका मापन कर रहे हैं, ठीक है। तो उसे इन चीजों के बारे में पहले से पता नहीं होता, चुपचाप आप उसके व्यवहार को क्या करते हैं, नोटिस करते हैं। तो ये जो आपको इससे परिणाम प्राप्त होगा वो ज्यादा बेहतर, ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की बनावटी व्यवहार आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो चुपके से जब आप क्या कर रहे हैं, किसी व्यक्ति की निरीक्षण कर रहे हैं, उसे बिल्कुल पता नहीं होता इस बारे में, तो इसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार के का प्राकृतिक रूप से क्या आता है, सामने आता है। इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति का जो वास्तविक व्यवहार है, उसका जो वास्तविक व्यक्तित्व है, वो किस प्रकार का है। इसी के अंदर दूसरी आपके पास विधि है जिसे हम कहते हैं परिस्थिति परीक्षण विधि। परिस्थिति मतलब कोई, आप कह सकते हैं कि जैसे कोई सिचुएशन है, ठीक है, उस सिचुएशन पर आधारित व्यवहार। तो किसी एक पर्टिकुलर स्थिति में किसी व्यक्ति का व्यवहार कैसा होगा, उसका अगर आप अध्ययन करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, परिस्थिति परीक्षण विधि का जो है इस्तेमाल करते हैं। सिचुएशन बेस्ड मेथड आप इसे कह सकते हैं। इस विधि के अंतर्गत हम क्या करते हैं, व्यक्ति की किसी विशेष परिस्थिति में रख कर उस व्यक्ति की किसी विशेषता का मूल्यांकन करना, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि आपने मूवीज में देखा होगा, ठीक है, कि बहुत बार क्या होता है कि व्यक्ति के पास क्या नहीं है, पैसे नहीं है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डायलिमा कहते हैं कि ये क्या है, एक तरह का डायलिमा है। डायलिमा मतलब आप कह सकते हैं कि ये क्या है, एक तरह की परिस्थिति है, ठीक है, जिसमें क्या है कि व्यक्ति, मान लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक है, एक पर्सन है यहाँ पर। अब उस पर्सन के पास मान लीजिए पैसे नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी पैसे नहीं है उसके पास, ठीक है। तो उसके पास कोई मनी नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई कीमती चीज उसके पास नहीं है, ठीक है। मान लेते हैं, हम एक धारणा बनाकर करते हैं। अब इस व्यक्ति को अपनी माँ के लिए या अपनी बहन, किसी भी व्यक्ति के लिए क्या चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, मेडिसिन चाहिए, लेकिन उसे खरीदने के लिए पैसे जो इसके पास है नहीं। अब व्यक्ति इस परिस्थिति में क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है। तो क्या वो उसका चोरी करना ठीक है? तो बहुत सारे लोगों के क्या होंगे, विचार आएंगे, वो ये सोचेंगे हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है, सही है चोरी करना। ऐसी परिस्थिति में हो सकता है आप माने, कुछ लोग ऐसे सोच सकते हैं कि बिल्कुल सही कर रहा है। कुछ लोग यही सोच सकते हैं कि नहीं ये गलत है, क्योंकि चोरी करना एक बुरी आदत होती है। तो इस प्रकार का एक सिचुएशन हमने क्रिएट कर दी जहां पर व्यक्ति किस में पड़ गया, भ्रम में पड़ गया, ठीक है, कि जो वो कर रहा है शायद इस परिस्थिति के अनुसार, जो परिस्थिति हमने बनाई है इस परिस्थिति के अनुसार शायद वो जो काम करने जा रहा है वो ठीक है, ठीक है। लेकिन वास्तविकता की अगर आप देखेंगे, हम किसकी बात करते हैं, जब आदर्श मूल्यों की बात करते हैं, एक अच्छे व्यक्तित्व की बात करते हैं, तो आपको पता है कि उस व्यक्तित्व में कैसा होना चाहिए, अच्छा आचरण, बुरी और नकारात्मक चीजों से क्या करना है, खुद को दूर करना है। और उस आधार पर अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, गलत है, ठीक है। तो चाहे आप किसी कानून व्यवस्था से पूछेंगे, चाहे किसी कोर्ट से, या कोई पुलिस, कोई भी व्यक्ति जो इनसे संबंधित है, वो क्या कहेगा, ये गलत है, तो मतलब गलत है, ठीक है, इसके लिए उसको पनिशमेंट भी दी जाएगी। तो इस प्रकार के क्या बनाए जाते हैं, डेलीमास बनाए जाते हैं। एक ऐसी सिचुएशन बना दी और उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम क्या देख रहे हैं, व्यक्ति का बिहेवियर देख रहे हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको अध्ययन, इस विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। और किसी व्यक्ति की किसी एक विशेषता का मूल्यांकन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम व्यक्ति की ईमानदारी का मूल्यांकन करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कितना जो है चीजों के प्रति ईमानदार है, या फिर कितना अच्छा व्यवहार है उसका, इस चीज का मूल्यांकन, पूरे व्यक्तित्व का मूल्यांकन नहीं है। तो इस परीक्षण में व्यक्ति जो है के सामने एक परिस्थिति जो है वो पैदा कर दी जाती है। उदाहरण के लिए प्रसिद्ध विद्वान हार्शोन ने क्या किया, बालक की ईमानदारी का जो है परीक्षण लेना चाहा। उन्होंने परीक्षा लेने के लिए कमरे में एक डिब्बा रख दिया और बच्चों को कहा कि उस डिब्बे में हम क्या करेंगे, अपनी इच्छा अनुसार कुछ पैसे डालेंगे, लेकिन वो पैसे किसको जाएंगे, गरीबों को दान कर दिए जाएंगे। तो उन्होंने ये देखा कि वहां पर एक डब्बा रख दिया गया, ठीक है, और कुछ बच्चे तो थे जो उसमें क्या कर रहे हैं, पैसे डाल रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो क्या कर रहे हैं, पैसे डालने की बजाय वो उसको पैसों को निकाल ले रहे हैं। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, किसी व्यक्ति के अंदर जो भी गुण है, कि हम इस विधि के माध्यम से क्या कर रहे हैं, ईमानदारी के गुण का परीक्षण कर रहे हैं। तो ये क्या है, परिस्थिति, सिचुएशन पर आधारित। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं होती और हम हर व्यक्ति से पूछते हैं, ठीक है, तो हर बच्चा कैसा होगा, ईमानदार होगा। तो इस प्रकार से इस परिस्थिति पर आधारित, या फिर
उस कमरे में अगर कोई व्यक्ति होता अन्य, तो सभी बच्चे क्या करते, उसमें पैसे केवल डालते, निकालते नहीं। तो उस वक्त जो बच्चे ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, जो पहले ऐसा नहीं कर रहे थे, वो क्या कर रहे हैं, वो दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि उनका व्यक्तित्व वैसा नहीं था, उनके अंदर उतनी ईमानदारी नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, केवल दिखावा किया। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, परिस्थिति के आधार पर मूल्यांकन किया जा सकता है। तीसरी विधि होती है हमारे पास रेटिंग स्केल। ठीक है, रेटिंग स्केल जैसे आप किसी भी चीज के बारे में पूछकर आपको क्या कहा जाए कि आप रेटिंग दीजिए। ठीक है, रेटिंग कई प्रकार की हो सकती है कि आप उसे रेटिंग 1 देना चाहते हैं, 2 देना चाहते हैं, 3, 4 या 5, या 10 में से आप कितने नंबर उसको देना चाहते हैं। ठीक है, या फिर स्टार्स के आधार पर होती है कि आप उसे कितने स्टार देना चाहते हैं, 1, 2 या 3। तो इसको हम क्या कहते हैं, रेटिंग स्केल। ठीक है, तो जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं, तो स्कूल में आपको आपकी जैसे जीके के लिए, आपके कंप्यूटर के लिए, इस प्रकार के जो सब्जेक्ट होते हैं उसके लिए आपको रेटिंग मिलती है, ना कि अंकों में आपको मापा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, स्किल है, आप में कितनी नॉलेज है, वो आपका एक स्किल है कि आप जितना ज्यादा जनरल साइंस पढ़ते हैं उतनी नॉलेज आपकी बढ़ती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति क्या है, अनपढ़ है या फिर उसे कुछ नहीं आता। ठीक है, तो ये क्या करता है, रेटिंग देता है आपको कि आप अच्छे हैं, गुड हैं, एवरेज है, या बिलो है, इस प्रकार से। ठीक है, वेरी गुड है, एक्सीलेंट है, ये भी क्या है, रेटिंग है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, रेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो इस विधि को हम क्या कहते हैं, रेटिंग स्केल कहते हैं। इस विधि के द्वारा व्यक्ति के अंदर जो विभिन्न गुण हैं, हम उनका क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए उस व्यक्ति के बारे में अन्य व्यक्तियों से हमें क्या करने हैं, मत एकत्र करने हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, तो उस एक व्यक्ति के बारे में उसके 4 मित्र हैं। ठीक है, मान लीजिए क्या है, उसके 4 मित्र हैं। अब इन चारों मित्रों से हम क्या करेंगे, इसके बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि मान लीजिए आप उसकी नैतिक मूल्य का, या फिर आप कह सकते हैं कि आप उसके किसी एक गुण का जो है परीक्षण लेना चाहते हैं। ठीक है, आचरण का परीक्षण लेना चाहते हैं। तो आप इन चारों से क्या करेंगे, उसके बारे में पूछेंगे कि पहला वाला उसे कितनी रेटिंग देना चाहता है, क्या 3 या 4, या दूसरा व्यक्ति अगर उसे 2 रेटिंग दे रहा है, कोई तीसरा व्यक्ति उसे 3 रेटिंग दे रहा है, चौथा व्यक्ति भी उसे 3 या 4 रेटिंग दे रहा है। तो हम ये देखेंगे कि एवरेज लोगों ने उसे 3 रेटिंग दी है, तो हम मान के चलेंगे उसके अंदर कोई एक गुण है जो कैसा है, 3 की रेटिंग से जो है उसको हम माप सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, रेटिंग के आधार पर किसी के व्यक्तित्व का क्या कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं। तो इसको आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिन व्यक्तियों के मत एकत्रित किए जाते हैं, वो व्यक्ति उसके पिता माता, मतलब व्यक्ति केवल ऐसे जानते हो। ठीक है, किसी ऐसे व्यक्ति से हम उसके बारे में बिल्कुल नहीं पूछेंगे जो उसके बारे में जानकारी या फिर उसके जो इन्फॉर्मेशन है उसको ना पता हो। तो उसके आसपास रहने वाले व्यक्ति, जैसे अध्यापक हो सकता है, माता पिता हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, या फिर जिस कार्यस्थल पर वो काम कर रहा है वहां पर जो लोग हैं वो हो सकते हैं। तो परीक्षण करता, मतलब जो क्या कर रहा है, इसका इस्तेमाल कर रहा है, जांच करता, व्यक्ति के जिस गुण की परीक्षा लेना चाहता है उसको 3, 5 या 7 की कोटियों में क्या कर सकता है, विभाजित कर सकता है। कि आप क्या करें, 10 में से 5 रेटिंग दे सकते हैं, 7 रेटिंग दे सकते हैं, 9 रेटिंग दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, उसको निर्धारित कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं आपने क्या कर दिया, इसको विभाजित कर दिया। ठीक है, कि आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, इनमें से कोई एक का चुनाव आपको करना है, तो उसको आप क्या करते हैं, उसमें सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, बच्चे की ईमानदारी के गुण की अगर आप परीक्षा लेना चाहते हैं, तो आपने उसको 5 स्केल दे दिए, पूर्ण ईमानदार है, साधारण है, औसत है, कम है, बहुत कम है। तो जो उससे संबंधित व्यक्ति है, वो जो भी रेटिंग दे रहे हैं, उनके पांचों वोट के आधार पर हम क्या करेंगे, बालक को अंदर जो भी गुण है उस गुण का क्या करते हैं, हम परीक्षण करते हैं, जांच करते हैं। फिर आती है एक सामाजिक विधि। ठीक है, तो ये एल मोरेन के द्वारा समाजिती विधि जो है उसके जन्मदाता उनको माना जाता है, मतलब ये विधि उनके द्वारा दी गई है। और इस विधि से समूह के सदस्यों के बीच पाई जाने वाली स्वीकृति, अस्वीकृति, मतलब जो भी एक ग्रुप ऑफ पीपल है, उस ग्रुप ऑफ पीपल में कुछ व्यक्ति क्या कर रहे हैं, कुछ एक चीज को स्वीकार कर रहे हैं, कुछ व्यक्ति उसी चीज को क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, अस्वीकार कर रहे हैं। कुछ व्यक्ति उससे क्या हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, कुछ उससे क्या हो रहे हैं, विकर्षित हो रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए वो आप स्वयं है। ठीक है, कोई एक व्यक्ति आप कह सकते हैं। अब इस व्यक्ति को मान लीजिए किसी एक ग्रुप में 20 लोग हैं। अब इन 20 लोगों में से, ठीक है, हो सकता है कि 10 लोग जो है, 15 लोग जो है वो इसे क्या करते हो,
पसंद करते हो, लाइक करते हो, उसके व्यवहार को अच्छा पसंद करते हो, लेकिन बाकी बचे हुए जो 10 या फिर बचे हुए जो 5 लोग हैं उन्हें यह बिल्कुल भी पसंद ना हो, उसकी जो विशेषताएं हैं वो उसे अच्छी ना लगती हो। तो इस प्रकार से क्या हो सकता है, अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हो सकते हैं किसी एक ही व्यक्ति को लेकर। तो इसको हम क्या कहते हैं कि सामाजिक गुणों का हम क्या कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं। इस विधि में प्रश्नों की एक सूची तैयार की जा सकती है, और इसमें हम क्या करते हैं, प्रश्नों में सूची में प्रश्न रखते हैं। जैसे आप किसी दो, मान लीजिए आपकी कक्षा में आप आप 3 मित्रों का क्या है, ग्रुप है, ठीक है। तो अब आप एक हैं, अब आपको ये कहा जाएगा आपको कि इन दोनों में से किसी एक व्यक्ति का चयन करना है। तो आप जिस भी व्यक्ति का चयन कर रहे हैं वो आपसे ज्यादा रिलेटेड है, या फिर आप ये सोचते हैं आप उसके प्रति ज्यादा आकर्षित है, आप उससे ज्यादा प्रभावित है, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इस पे, या फिर आप इन दोनों मित्रों के साथ किसके साथ खेलना पसंद करेंगे, तो आप जिस भी एक, मतलब ऑप्शन यही है कि आपको एक का चुनाव करना है। तो आप जब एक का चुनाव करते हैं तो आप किस आधार पर कर रहे हैं, आप इस आधार पर कि आपको वो व्यक्ति ज्यादा आकर्षित लगता है, आप उससे ज्यादा प्रभावित हैं, इसलिए आपने उसका चुनाव किया, या फिर उसका व्यक्तित्व तो आपको ज्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरह से जो उत्तर आपको प्राप्त होते हैं, जो भी डाटा आपको मिलता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम सिस सिस्मोग्राफ कहते हैं, ठीक है। आप मतलब सामाजिक चीजों के आधार पर कि कुछ ऐसे गुण जो समाज के लिए सभी के पास, जैसे परोपकारिता के आधार पर, कोई व्यक्ति की तरह दयालु है, उस आधार पर आप क्या कर सकते हैं, कुछ गुणों का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, इस विधि का इस्तेमाल करते हैं। फिर एक विधि हमारे पास आती है व्यक्तित्व की परिसूची। ये विधि बिल्कुल कैसी है, जैसी हमने प्रश्नावली विधि पढ़ी थी, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, पहले से ही कुछ प्रश्न हमने बना लिए। फिर व्यक्तित्व परिसूची में जो प्रश्न है केवल उस व्यक्ति विशेष से संबंधित होंगे, ठीक है। कि मान लीजिए आपने किसी एक व्यक्ति से पर आधारित कुछ प्रश्न बना लिए और उसके आसपास जो मित्र है या जो लोग हैं उससे जुड़े हुए, उनको ये क्या कर दी, सूची वितरित कर दी। मगर प्रश्नावली विधि में क्या होता है, अतिरिक्त अन्य सूचनाएं भी हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं, केवल व्यक्ति से संबंधित सूचनाओं को प्राप्त करते हैं। तो इस विधि में व्यक्ति अपने दोषों और कमजोरियों को क्या कर लेता है, छुपा लेता है, ठीक है। वो बताता नहीं है, दर्शाता नहीं है। तो अतः आप कह सकते हैं कि वस्तुनिष्ठ जो विधि है वो अपने आप में क्या है, संपूर्ण नहीं कही जा सकती, क्योंकि हम वस्तुओं के आधार पर क्या कर रहे हैं, चीजों का मूल्यांकन कर रहे हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्या है कि व्यक्तित्व किस पर आधारित, की सिचुएशन ऐसी हो गई कि व्यक्ति को क्या करना पड़ा, इस प्रकार से बिहेव करना पड़ा, ठीक है। कभी कभी क्या हो गई कि परिस्थिति ऐसी हो गई, तो जैसे आपने देखा है बहुत सारे लोग जो सामान्य होते हैं, बड़े दयालु होते हैं, लेकिन उनके हाथों कोई ऐसी घटना हो गई जो अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है, आपने कभी नहीं सोची थी। तो वो इसलिए नहीं है क्योंकि उनका व्यक्तित्व खराब है, क्योंकि वो परिस्थिति ऐसी थी और वो घटना जो है वो हो गई, व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो इस आधार पर हम बिल्कुल भी ये नहीं कहेंगे कि वस्तु के आधार पर व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो कैसा है, अच्छा है या बुरा है, ठीक है। तीसरी विधि हमारे पास है प्रक्षेपी विधि। अब जो प्रक्षेपी विधि है, इस विधि का, प्रक्षेपी का अर्थ क्या होता है, अचेतन चाहों, विचारों, संवेगों और दबित इच्छाओं की बाहरी वस्तु के साथ क्या करना, जोड़ना, ठीक है। कि हमारे अंदर, कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, चेतना से संबंधित, ठीक है। कि हमारा जो मस्तिष्क है, आपका जो माइंड है, वो दो प्रकार का होता है, एक होता है कॉन्शियस, दूसरा होता है अनकॉन्शियस। जो कॉन्शियस मस्तिष्क है ये क्या करता है, ये आपके अचेतन, ये आपके चेतन मन को दर्शाता है, ठीक है। चेतन मन जब आप क्या कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, चीजों को पढ़ रहे हैं, आपके अंदर जो विचारधारा चल रही है, ये आपकी क्या है, अचेतन। कि आपके मन में, आपकी जो मस्तिष्क में बहुत सारी ऐसी बातें विद्यमान हैं, बहुत सारी ऐसे विचार विद्यमान हैं, बहुत सारे ऐसे क्या है, आपकी इच्छाएं विद्यमान हैं, जिनके बारे में आज तक आपने किसी को नहीं बताया, ठीक है। या फिर कुछ इच्छाएं क्या है, दबी हुई है। तो प्रक्षेपी विधि में के द्वारा पूर्ण व्यक्तित्व को समझने का हम क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, न कि किसी एक पहलू को, ठीक है। कि इस विधि का इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, हम व्यक्ति के संपूर्ण पक्ष को समझने का प्रयास कर रहे हैं, पूरे जीवन के उसके जो व्यक्तित्व है उस पर आधारित विधि आप कह सकते हैं। दूसरी विधि के द्वारा व्यक्ति के चेतन मन का ही अध्ययन हो सकता है, ठीक है। कि इससे पहले की जो सारी विधि हमने पढ़ी है, व्यक्तिनिष्ठ पर आधारित या वस्तुनिष्ठ पर आधारित, वो क्या है,
व्यक्ति के आधार पर, तो उसमें हमारे पास क्या है, हम एक ही चीज का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन ये आपके चेतन और अचेतन दोनों प्रकार की चीजों का क्या करेगी, अध्ययन करेगी। तो इस विधि के द्वारा व्यक्ति के अचेतन मन के बारे में भी हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं कि ऐसी कोई इच्छाएं उसके जीवन में थी जो वो पूरी करना चाहता है, ठीक है, या फिर पूरी करना चाहता था, नहीं हुई, ठीक है। तो ऐसी जो भी रचना होती है उन विधियों के बारे में हम क्या करते हैं, मानसिक रोगियों का अध्ययन करते हैं कि क्या आपका, कि कई बार क्या होता है कि वो व्यक्ति अपने मस्तिष्क में चीजों को लेकर चल रहा है कि भविष्य में मैं ये प्राप्त कर लूंगा, इस लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा, लेकिन परिस्थितियां या फिर वो उतनी मेहनत नहीं कर पाया है कि उसे प्राप्त कर पाए, वो अपना मानसिक संतुलन खो देता है, या फिर कोई ऐसी घटना घटित हो गई जिसकी वजह से उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया, वो चीजों को क्या नहीं कर पा रहा, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। तो ऐसे जो मानसिक रोगी होते हैं उनका अध्ययन करने के लिए हम क्या करते हैं, इस विधि का इस्तेमाल करते हैं। तो इस विधि में अधिक ये क्या है, अधिक विश्वसनीय है, मतलब अच्छी है, आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, इसके जो परिणाम होंगे वो अच्छे होते हैं। प्रमुख रूप से इसमें बहुत सारी विधियां शामिल हैं, जैसे रोशो का स्याही धब्बा परीक्षण, ये विधियों के नाम आपको बताए गए हैं। विश्व संबंध अंतर्बोध परीक्षण, बालकों का अंतर्बोध परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण, मुक्त संसर्ग परीक्षण, हस्तलेख की विशेषताएं, कहानी कहने और कहानी पूरी करने की परीक्षा, कि जिसमें आपको इसमें क्या होता है कि जैसे जो व्यक्ति का जीवन है उसी जीवन की आप क्या कर रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं, और व्यक्ति क्या होगा, उसको सुनकर उससे प्रभावित होगा, बाकी अपने जीवन की जितने भी घटनाएं हैं वो क्या करेगा, उन्हें स्वयं बताएगा। तो इससे उसकी मानसिकता पर जो प्रभाव है हम उसको कम कर पाते हैं। तो इन विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। अब कल हमने व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और उससे संबंधित पहले 15 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे क्योंकि समय उतना ही था। उसी से संबंधित कुछ और प्रश्न हैं आपके पास जिनको हम आज कंप्लीट करते हैं, और कल नए टॉपिक के साथ आज जो तीनों विधियां हमने पढ़ी हैं उन विधियों से संबंधित प्रश्न जो है वो हम कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। तो व्यक्तित्व की निरंतरता क्या अर्थ है, निरंतरता मतलब जिसमें हम कहते हैं कि क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूटी की बात हमने की थी। तो व्यक्ति में निरंतरता, निरंतर परिवर्तन होता रहता है। निरंतरता का क्या मतलब है, निरंतर परिवर्तन होना, या व्यक्तित्व कैसा रहना, एक समान रहना, कोई बदलाव ना होना, व्यक्ति व्यक्तित्व के वातावरण से प्रभावित हो, या फिर व्यक्तित्व कैसा है, जन्मजात हो सकता है, ठीक है, जन्म के आधार पर हो सकता है। तो कैसा होगा, व्यक्तित्व कैसा रहेगा, एक समान रहता है। निरंतरता मतलब कि कंटिन्यूटी, कि जैसे आप हैं हमेशा वैसे ही क्या है आपका व्यक्तित्व बना रहे, उसको हम निरंतरता कहते हैं। फिर व्यक्तित्व के विकास में लचीलेपन का क्या महत्व है। लचीलापन व्यक्ति के विकास में बाधा उत्पन्न करता है, लचीलापन व्यक्ति के विकास में मदद करता है, लचीलापन व्यक्ति के विकास से इसका कोई संबंध नहीं है, या फिर लचीलापन केवल व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। तो हम कहेंगे कि इससे क्या होता है कि अगर आप अपने व्यवहार में क्या रखते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं, लचीलापन रखते हैं, तो समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार आपके जीवन में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं आप उस आधार पर क्या कर पाते हैं, अपने आप को विकसित कर पाते हैं, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में चेंज ला पाते हैं। तो हम कहेंगे लचीलापन व्यक्ति के विकास में सहायता करता है, मदद करता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में आनुवंशिकता की क्या भूमिका होती है। आनुवंशिकता मैंने आपको पहले बताया था, जो हेरिडिटी होती है, मतलब ऐसे कैरेक्टर जो आपको अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं उसे आनुवंशिकता कहते हैं। तो आनुवंशिकता व्यक्ति को निर्धारित करती है, व्यक्तित्व को निर्धारित करती है। आनुवंशिकता व्यक्ति को आकार देती है, देने में मदद करती है, या आनुवंशिकता का व्यक्तित्व के निर्माण में कोई योगदान नहीं है, या फिर आनुवंशिकता व्यक्ति को नकारात्मक रूप से क्या करती है, प्रभावित करती है। तो जब हम बात करते हैं किसमें, व्यक्तित्व के निर्माण में आनुवंशिकता की भूमिका की, तो ये क्या करती है, ये व्यक्ति के आनुवंशिकता व्यक्ति के व्यक्तित्व को क्या करती है, आकार देने में, कि आपके अंदर ऐसे कुछ गुण विद्यमान हो सकते हैं जो आपके माता पिता में पहले से ही हैं, जैसे ईमानदारी हो सकती है, अच्छा आचरण, दूसरे के प्रति स्नेह, समान भाव, मतलब ऐसे गुण आपके अंदर पहले से ही हो सकते हैं। तो उसी को हम कहते हैं कि क्या आनुवंशिकता के आधार पर आपको क्या मिले हैं, व्यक्तित्व के गुण जो है वो प्राप्त हुए हैं।
व्यक्तित्व के मूल्यांकन के लिए कौन सा तरीका सबसे प्रभावी है? मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण, साक्षात्कार, प्रक्षेपण या फिर व्यक्तित्व परीक्षण या साक्षात्कार, दोनों। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़े, व्यक्तित्व के मूल्यांकन के तरीकों की बात की और आपने देखा कि व्यक्तित्व के मूल्यांकन के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, प्रशिक्षण करना या साक्षात्कार, दोनों का संयोजन। कि आप क्या कर रहे हैं, पहले व्यक्ति से आपने प्रश्न पूछे, ठीक है, साक्षात्कार किया और फिर क्या कर रहे हैं, आप उसका निरीक्षण कर रहे हैं, उसकी जांच कर रहे हैं, उसके व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं। तो दोनों ही चीजें क्या है, उसके व्यवहार के मूल्यांकन के लिए ज्यादा अच्छे और ज्यादा बेहतर है। फिर व्यक्ति के विकास में आत्मविश्वास का क्या महत्व होता है? व्यक्ति के विकास में आत्मविश्वास व्यक्ति के विकास में बाधा उत्पन्न करता है, आत्मविश्वास व्यक्ति के विकास में मदद करता है, आत्मविश्वास व्यक्ति के विकास का इससे कोई संबंध नहीं है, आत्मविश्वास लेकर कुछ व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो हम कहेंगे आत्मविश्वास व्यक्ति के विकास में क्या करता है, सहायता करता है, मदद करता है। ठीक है, कि अगर आपके अंदर क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो ये क्या करेगा, आपके विकास को बेहतर बनाएगा, अच्छा बनाएगा। फिर व्यक्तित्व के मूल्यांकन की जो अभी हमने विधि पढ़ी है, वस्तुनिष्ठ विधि के बारे में बात की थी अभी हमने। वस्तुनिष्ठ विधि क्या है? व्यक्ति के व्यवहार का परीक्षण, व्यक्ति के उसके बारे में सूचनाएं प्रदान करना, व्यक्ति के शारीरिक लक्षण पर अध्ययन, व्यक्ति की सामाजिक संबंधों का विश्लेषण। तो ये क्या करता है, व्यक्ति की व्यवहार के बारे में हमें क्या देता है, सूचनाएं देता है। तो व्यक्ति से उसके बारे में क्या प्राप्त करना, सूचनाएं प्राप्त करना व्यक्तिनिष्ठ विधि से। कि व्यक्ति से हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं। कि व्यक्ति की आत्मकथा हमने पढ़ी थी ना, उससे संबंधित है ये, व्यक्ति के आधार पर। फिर आत्मकथा विधि में क्या शामिल है, व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलू, व्यक्ति के शारीरिक लक्षणों का विकार, व्यक्ति के सामाजिक संबंधों का विवरण या फिर व्यक्ति के व्यवहार का प्रेक्षण। तो जब हम आत्मकथा की बात करते हैं तो अभी हमने पढ़ा था कि क्या करता है, व्यक्ति के जीवन में जितने भी पहलू हैं उन सभी का हम क्या करते हैं, विवरण लेते हैं, जानकारी लेते हैं। फिर व्यक्ति इतिहास इतिहास व्यक्ति इतिहास विधि में क्या शामिल होता है, व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलू का संग्रह, व्यक्ति की शारीरिक लक्षणों का अध्ययन, व्यक्ति के सामाजिक संबंधों का विश्लेषण या फिर व्यक्ति के व्यवहार। इतिहास की विधि में क्या शामिल है, व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं का संग्रह। कि जीवन में होने वाले जितने भी व्यक्ति के पहलू हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, इसमें संग्रहित कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि व्यक्तित्व मूल्यांकन की कौन सी विधि सबसे अधिक समय लेती है, जिसमें हमने कहा था कि भी ये बहुत ज्यादा समय लेती है और ये क्या है, बहुत मेहनत इसमें करनी पड़ती है। तो व्यक्तिनिष्ठ, आत्मकथा, व्यक्ति इतिहास, प्रेक्षण। तो हम कहेंगे व्यक्ति के इतिहास की जो विधि है वो क्या करती है, बहुत समय लेती है और इसके लिए आपको हार्ड वर्क भी करना पड़ता है। फिर व्यक्तित्व मूल्यांकन में इतिहास विधि की क्या विशेषता है, सरल है, त्वरित है, यह विधि व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं और विस्तृत विवरण प्रदान करती है, यह व्यक्तित्व के निर्माण में आनुवंशिकता की भूमिका का अध्ययन करती है, या फिर यह विधि व्यक्ति के मूल्यांकन में सबसे कम प्रभावी है। तो हम कहेंगे जब हम व्यक्तित्व के मूल्यांकन की बात करते हैं इतिहास विधि के द्वारा, तो ये क्या करती है, यह विधि व्यक्ति के जीवन में विभिन्न जो पहलू हैं उनको क्या करती है, विवरण प्रदान करती है, उनकी जानकारी हमें देती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, व्यक्तित्व के मूल्यांकन में आत्मकथा का क्या लाभ है? तो यह विधि व्यक्ति के जीवन में विभिन्न पहलुओं को विस्तृत विवरण प्रदान करती है, यह विधि व्यक्ति के शारीरिक लक्षणों का अध्ययन करती है, यह विधि व्यक्ति के सामाजिक संबंधों का विश्लेषण करती है, या फिर यह विधि व्यक्ति के व्यवहार का प्रेक्षण करती है। तो व्यक्ति के मूल्यांकन में जब हम आत्मकथा की बात करते हैं तो ये क्या करती है, व्यक्ति के जीवन में जो भी विभिन्न पहलू हैं उनके बारे में हमें जानकारी देती है। फिर व्यक्तित्व मूल्यांकन में व्यक्ति के इतिहास की विधि का क्या है, उद्देश्य क्या होता है, किस लिए हम इस विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं? तो जब हम इस विधि का इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या करते हैं, व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं का संग्रह करना सिखाता है, या फिर व्यक्ति के शारीरिक लक्षणों का अध्ययन करना, व्यक्ति के सामाजिक संबंधों का विश्लेषण करना, या व्यक्ति के व्यवहार का प्रेक्षण करना।
तो हम कहेंगे कि जब हम व्यक्ति के मूल्यांकन की बात करते हैं इतिहास की विधि के द्वारा, तो ये क्या करता है, उसके जीवन में विभिन्न पहलुओं का क्या करेगा, संग्रह करेगा, कि जितनी भी घटनाएं किसी व्यक्ति के जीवन में घटित हुई हैं उनको हम क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं, उनको हम क्या करते हैं, संग्रहित कर लेते हैं। फिर व्यक्तित्व मूल्यांकन में व्यक्तिनिष्ठ विधि की क्या विशेषताएं आपको देखने को मिलती है। यह विधि व्यक्ति के जीवन में विभिन्न पहलुओं को विस्तृत विवरण देती है। यह विधि उसके बारे में सूचनाएं व्यक्ति के शरीर के लक्षणों का अध्ययन करती है, या फिर यह विधि सामाजिक संबंधों का विश्लेषण करती है। तो हम कहेंगे जब हम व्यक्तिनिष्ठ विधि की बात कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, ये व्यक्ति के बारे में हमें सारी सूचनाएं प्रदान करती है। फिर व्यक्तित्व मूल्यांकन कि कौन सी विधि जीवन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करती है। व्यक्तिनिष्ठ, आत्मकथा, व्यक्ति इतिहास प्रेक्षण। तो हम कहेंगे कौन सी विधि है, वो व्यक्ति इतिहास विधि जो है वो क्या करती है, जीवन के विभिन्न अध्ययन जो हमारे रूप है उसका अध्ययन करती है। ठीक है, ये भी रिपीटेड है क्वेश्चन। ठीक है, कि व्यक्ति के मूल्यांकन में आत्मकथा, ये हम पहले ही कर चुके।